वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 12 की मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर बैंकिंग। सो हाय ऑल ऑफ यू। जो भी बच्चे मेरे से इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, लास्ट में मनी और बैंकिंग की वीडियोस डाल चुकी हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे एंड आज हमें बैंकिंग चैप्टर का मनी क्रिएशन टॉपिक से स्टार्ट करना है। जो लास्ट वीडियो है जिसमें मैंने आपको कमर्शियल बैंक के जितने भी फीचर्स हैं, फंक्शंस है, उसके बारे में पढ़ाया, तो उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी इकोनॉमिक्स के जितने भी चैप्टर्स हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज हमें शुरू करना है मनी क्रिएशन से एंड मनी क्रिएशन के बाद हम पढ़ेंगे व्हाट इज सेंट्रल बैंक एंड सेंट्रल बैंक के सारे फंक्शंस। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक मनी क्रिएशन। तो मनी क्रिएशन ऑफ कमर्शियल बैंक इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम के। तो देखो, इकोनॉमिक्स में जब भी हम कोई क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं या काफी सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें हमें कुछ अजम्पशंस लेने पड़ते हैं। अजम्पशंस मतलब क्या होता है? कुछ ऐसी बातें जिन्हें हम मान लेते हैं कि ऐसा होगा ही होगा, दो रियल लाइफ में वो एग्जिस्ट ना करती हो। इनको हम कहते हैं हाइपोथेटिकल अजम्पशंस भी कह सकते हैं। कुछ असलियत में हम फॉलो कर सकते हैं, बट इसमें से कुछ ऐसे अजम्पशंस होते हैं जो असलियत में फॉलो नहीं होते। बट फॉर स्टडिंग इकोनॉमिक्स हमें इन फंक्शंस को कंसिडर या फिर इन अजम्पशंस को कंसिडर करना पड़ता है। तो क्रेडिट क्रिएशन में कमर्शियल बैंक के दो अजम्पशन होते हैं, मैंने यहाँ लिखे हैं, आपको ऐसे ही लर्न करने हैं। पहला है द एंटायर कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम इज वन एंड टर्म्ड एज बैंक, यानी कि जितना भी कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम है उसको हम क्या कहते हैं? बैंक। यानी कि सारे के सारे जो बैंक्स है, एवरी बैंक इज टर्म्ड एज अ वन बैंक। इसका मतलब क्या है कि हमारी देखो कंट्री के अंदर ऑल ओवर वर्ल्ड हमारी कंट्री में इतने सारे बैंक्स हैं, पीएनबी है, एसबीआई है, कैनरा बैंक है, बड़ौदा बैंक है, बट हम इनमें अलग अलग बैंक्स को कंसिडर नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या है कि जितने भी बैंक है, ऑल बैंक्स आर वन यूनिट। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऑल बैंक्स आर वन यूनिट। जैसे आप फॉर एग्जाम्पल ले लो, कितने सारे स्कूल होते हैं एक कंट्री के अंदर, डीपीएस हो गया, एमपीएस हो गया, इतने सारे टाइप के स्कूल है, डीएवी, केंद्र विद्यालय। तो इन सब स्कूल के नाम को कंसिडर नहीं हम करेंगे, हम बस एक टोटल यूनिट लेंगे जिसको हम कह रहे हैं स्कूल। ऐसे ही स्कूल की जगह क्या है? द एंटायर कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम, द एंटायर जितने भी बैंक्स हैं उनको हमने एक जगह पे ले लिया है, दैट इज नोन एज बैंक। चाहे कोई केरला में रहता हो या कोई रहता हो कश्मीर के अंदर, उसके लिए सेम बैंक होगा। ठीक है, एक ही बैंक है हमारे पास पूरे कंट्री का, मान लो पूरे वर्ल्ड का, वी हैव ओनली वन यूनिट नोन एज बैंक्स। ओके, दिस इज द फर्स्ट assumption. सेकेंड है all payments and receipts in the economy are routed through check. That is, all the payments are made through check and all receipts are deposited in the bank. यानी कि इसका मतलब क्या है? ये लाइंस का मतलब ये है कि जितने भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं एक इकोनॉमी के अंदर वो थ्रू चेक होगा। यानी कि अगर तुम 2 रुपए की टॉफी लेने भी जा रहे हो तो तुम चेक काट के दोगे 2 रुपए का। ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता, बट हमने अजम्पशन लिया इसलिए ये एग्जिस्ट करेगा। तो ठीक है, चाहे तुम 5 रुपए का पेन ले रहे हो, चाहे तुम 1 लाख की गाड़ी ले रहे हो, सब कुछ जितने भी ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन क्या होता है? पैसे का लेन देन। जो भी पैसे का लेन देन होगा दैट विल बी थ्रू द चेक। ठीक है, अब अगर किसी के पास पैसा आता है, मैंने 2 रुपए की टॉफी ली तो मैंने चेक काट के दिया अपने शॉपकीपर को, तो जो शॉपकीपर के पास पैसा आएगा उसको वो डिपॉजिट कराएगा बैंक के अंदर। वो उसे अपनी जेब में नहीं रखेगा, वो उसे अपनी बीवी को नहीं देगा खर्चा करने के लिए, शॉपिंग करने के लिए। हर एक पैसा, अगर तुमने 5 रुपए का पेन लिया तो वो पैसा वो जाके बैंक में डिपॉजिट कराएगा। ये हमारा अजम्पशन चल रहा है, ये मैं तुम्हें अजम्पशन एक्सप्लेन कर रही हूँ। यानी कि अगर तुमने 1 लाख की गाड़ी ली है तो तुम उसकी पेमेंट चेक के थ्रू करोगे और जिससे तुमने गाड़ी खरीदी है वो जाके उस पैसे को बैंक में डिपॉजिट करा देगा। तो दीज आर द 2 assumption. पहला assumption क्या है? ऑल बैंकिंग सिस्टम इज अ वन यूनिट, ओके, एंड इज टर्म्ड एज बैंक। एंटायर बैंकिंग सिस्टम इज वन एंड इज टर्म्ड एज बैंक। सेकंड क्या है? ऑल पेमेंट्स एंड रिसिप्ट्स इन द इकोनॉमी आर रूटेड थ्रू चेक, चेक के थ्रू होता है, एंड ऑल पेमेंट्स आर, दैट इज ऑल पेमेंट्स आर मेड थ्रू चेक एंड ऑल रिसिप्ट्स आर डिपॉजिटेड इन द बैंक। ठीक है, यहां हमारा हो गया है। अब आपने assumption पढ़ लिए हैं, नेक्स्ट आती है हमारी डेफिनेशन शुरू हो गई है। एक और चीज होती है क्रेडिट क्रिएशन में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है out of the total deposits held by the bank, it is legally compulsory for banks to keep a certain fraction of their deposit as a reserve, which is called LRR. This is very important. Entire banking chapter जो है आपका LRR term, आपका LRR term बहुत important। देखो क्या होता है, जितना भी डिपॉजिट एक बैंक के अंदर आ रहा है, 1 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ या 5 रुपए,
उसमें से एक लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट या लीगल रिजर्व रेशियो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे बैंकिंग सिस्टम का। वो हमारा जो सेंट्रल बैंक है वो स्पेसिफाई करता है। LRR मतलब क्या हैगा कि आउट ऑफ द टोटल डिपॉजिट, जितना भी डिपॉजिट हो रहा है 1 करोड़ 20 करोड़ या 5 रुपए, उसमें से कुछ हिस्सा, कुछ थोड़ा सा हिस्सा कंपल्सरी है फॉर एवरी बैंक टू कीप अ सर्टेन फ्रैक्शन ऑफ द डिपॉजिट एज अ रिजर्व। यानी कि एक छोटा सा हिस्सा हर बैंक के लिए जरूरी है कि वो साइड में रख के चले। सिंपल सी बात है, क्यों रखना है वो उन्हें इसलिए रखना है कि अगर तुम ATM से पैसे निकालने जा रहे हो तो बैंक के पास पैसा हो तुम्हें देने के लिए। ऐसा ना हो कि बैंक के पास 20 करोड़ रुपए हैं तो बैंक 20 करोड़ का लोन चढ़ा दे। सपोज करो अगर बैंक ने 20 करोड़ का लोन चढ़ा दिया और तब अगर उनसे कोई पैसे लेने आ रहा है, कोई अपने अकाउंट में से विड्रॉ कराने आ रहा है, कोई ATM में से पैसे निकालने जा रहा है, तो बैंक कहाँ से देगा? बैंक तो कंगाल हो जाएगा, बैंक ने तो सारा पैसा लोन पे दे दिया। इसीलिए सेंट्रल बैंक ने लीगल रिजर्व रेशियो रखा है। अगर बैंक के पास 20 करोड़ रुपए हैं तो LRR के थ्रू हम एक अमाउंट निकाल लेते हैं। उतनी अमाउंट बैंक के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने लॉकर में भर के रखे। क्यों? क्योंकि अगर ATM में से किसी को पैसे निकालने हैं तो वो उस रेशियो में से जाएगा। सारा का सारा पैसा जो बैंक है वो उसे लोन पर नहीं दे सकता है। ठीक है, तो LRR इज स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल बैंक। LRR को स्पेसिफाई कौन करता है? मैं नहीं बताऊंगी बैंक को जाके कि 20 करोड़ में से 10% रख लो या 20% रख लो। कौन बताता है? हमारा जो सेंट्रल बैंक है वो बताता है। फॉर एग्जाम्पल, अब हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। फॉर एग्जाम्पल, आई डिपॉजिटेड 1000 रुपीज इन अ बैंक। मैंने, बैंक का नाम नहीं है, सारे बैंक को है हमारा एक ही बैंक है, मैंने 1000 रुपए एक बैंक में जमा करा दिए। तो उसमें से सम मनी एज अ रिजर्व, कुछ हिस्सा तो वो उसे रिजर्व में रखेगा, फॉर एग्जाम्पल LRR जैसे हम कहते हैं, और जो उसका दूसरा हिस्सा है, जितना पैसा बचेगा उसको जो हमारा बैंक है लोन पर चढ़ा देगा। ठीक है, समझ गए ना तुम? तो जो हिस्सा उसे रिजर्व में निकलना है वो हम कैसे पता लगाएंगे? उसको हम कहते हैं LRR। और LRR कौन बताता है? हमारा सेंट्रल बैंक बताता है। तो हमें सेंट्रल बैंक ने, जैसे हर साल का LRR का रेशियो जो होता है वो हर बैंक्स को मिल जाता है कि इस साल 20% LRR हैगा। तो इसलिए अगर मैंने 1000 रुपीज डिपॉजिट कराए हैं तो हम उसका 20% निकाल लेंगे। जो आंसर आएगा उसको बैंक जो है अपने डिपॉजिट में, जो उसका लीगल रिजर्व रेशियो है उसमें रखेगा। फॉर एग्जाम्पल 1000 का 20% क्या हुआ? 1000 इंटू 20%, ये हमारा परसेंट हट के अपॉन 100 आ जाएगा, 0 से 0 कट गई, 200 रुपीज आ गया हमारा लीगल रिजर्व रेशियो। तो बैंक को साइड में कितना पैसा रखना है? 200 रुपए रखने हैं। डिपॉजिट कितना आया था? 1000 रुपए। तो तुम्हें पता है अगर हमें लोन की अमाउंट निकालनी है तो हम 1000 में से 200 माइनस कर देंगे, आंसर आ गया 800। तो यहाँ हमारा बना टेबल। इसमें हम फेजेस निकालेंगे कि किस तरीके से बैंक जो है क्रेडिट क्रिएट करता है। तो फेज ए, फेज 1, ये हमने टेबल बनाई है। इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से जो बैंक है वो क्रेडिट को क्रिएट करता है। तो बैंक में डिपॉजिट कितने का आया? 1000 रुपए का। उसमें से 200 रुपए उसने अपना LRR रख लिया, अपना लीगल रिजर्व रेशियो साइड में रख लिया, किसके लिए? ATM और विड्रॉल के लिए। ठीक है, एंड उसमें से 800 रुपीज जो थे उसने किस पे चढ़ा दिया? अपने लोन पे चढ़ा दिया। अब जब पैसा लोन पे चढ़ा, जिसने भी लोन लिया वो उस 800 रुपीज को ऑब्वियस है कि वो खर्च करेगा। और जब भी इकोनॉमी के अंदर कोई खर्चा होगा यानी कोई ट्रांजैक्शन होगा तो वो दैट विल बी थ्रू द चेक। हमने पढ़ा है ऑल पेमेंट्स आर रूटेड थ्रू चेक एंड ऑल रिसिप्ट्स आर डिपॉजिटेड इन द बैंक। जब उसने खर्च करा, जिसके पास पैसा आया वो उसको बैंक में डिपॉजिट कराएगा। सपोज करो जिसने 800 रुपए का लोन लिया, उसने 800 रुपए की ड्रेस ले ली, तो जिस शॉपकीपर से उसने ड्रेस लिया वो शॉपकीपर फिर से आके उन 800 रुपए को बैंक के अंदर डिपॉजिट करा देगा। तो ये जो 800 रुपए लोन वाले थे, सिचुएशन ले लो, ड्रेस ली, जिसने लोन लिया था उसने ड्रेस ली, किससे ली? शॉपकीपर से ली। शॉपकीपर का नाम क्या है? B। तो जब शॉपकीपर के पास 800 रुपए आएंगे तो उस 800 रुपए को फिर से जो शॉपकीपर है वो अपने बैंक में डिपॉजिट करा देगा। आई नो पहली बार पढ़े हो, थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, बट हम अजम्पशन के हिसाब से चल रहे हैं। 800 रुपए का लोन लिया तो 800 रुपए खर्च कर दिए, 800 रुपए की ड्रेस ले ली शॉपकीपर जिसका नाम था B। तो जब शॉपकीपर के पास 800 रुपए आएंगे तो वो उसको बैंक में डिपॉजिट करा देगा। तो अब बैंक का सेकंड फेज आ गया। अब बैंक के पास कितना डिपॉजिट आया है? 800 रुपीज आया। तो अब 800 रुपीज में से भी हमें LRR और लोन निकालना पड़ेगा। तो 800 इंटू LRR की परसेंटेज क्या है हमारी? 20%। तो 800 इंटू 20 अपॉन 100 करेंगे, 0 से 0 कटना, आंसर क्या आया? 160। तो LRR आ गया हमारा 160 और हम क्या कर देंगे?
800 में से 160 को माइनस कर देंगे तो हमारी लोन की अमाउंट आ गई 640। ठीक है, यहाँ आ गई हमारी लोन की अमाउंट 640। नेक्स्ट स्टेप करेंगे हम अपना फिर से। अब यहाँ पे जैसे ही लोन आया यहाँ पे 640 का, जिसने भी लिया, जिसने भी खर्च करा, वो आके हमारा बैंक के अंदर उसको डिपॉजिट करा देगा। तो फिर नेक्स्ट डिपॉजिट बैंक के अंदर कितने का आया? 640 का। सिमिलर प्रोसेस चलेगा, हमारा प्रोसेस चलेगा 20% निकालेंगे 640 का, LRR निकला हमारा 128, डन। और हमारा लोन कितने का चढ़ गया? 512 का। ठीक है, दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू। अब तुम्हें नीचे तक लेकर नहीं जाना है, ऐसे तो तुम करते रहोगे। एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम थोड़ी होता है, सबके पास इतना टाइम थोड़ी होता है कि हम इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते रहे। इस प्रोसेस के एंड रिजल्ट पे आने का एक तरीका होता है हमारे पास, जिसको हम कहते हैं मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर में हम जो बैंक है उसकी कमाई निकालते हैं। क्रेडिट क्रिएशन में हम क्या निकाल रहे हैं कि बैंक किस तरीके से कमाई करता है, बैंक किस तरीके से क्रेडिट्स को क्रिएट करता है। तो मनी मल्टीप्लायर है हमारा 1/LRR। तो आपको पता है LRR कितना है हमारा? 20%। तो हम निकालेंगे 1/LRR 1/20% इज इक्वल्स टू 1/20, परसेंटेज का साइन हट के ऊपर 100 हो जाएगा। तो ये 0 से 0 कटा, आंसर आया हमारा 10। तो हमारा आया 5 टाइम्स मोर मनी। मल्टीप्लायर क्या है कि 5 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा हमारा मनी। इसका मतलब ये है, देखो कि तुमने पहले 3 ट्रांजैक्शन तुम निकाल लोगे, उसके बाद तुम्हें निकालना है मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर हमने निकाला 1/20% करके, तो हमारा आया 5 टाइम्स। तो इसका मतलब ये है कि जो तुम्हारा फर्स्ट डिपॉजिट था, जो तुम्हारा इनिशियल डिपॉजिट था ना, उसको तुम अगर मनी मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हारा लास्ट डिपॉजिट आ जाएगा, यानी कि तुम्हारा टोटल डिपॉजिट आ जाएगा कि टोटल में जो बैंक है वो कितना कमाई करेगा, कितनी डिपॉजिट्स बैंक के अंदर आएगी। तुम्हें नीचे तक का नहीं देखना है, तुम्हें DEFG पार्ट को नहीं देखना है, तुम डायरेक्ट मनी मल्टीप्लायर निकाल के उसको इनिशियल डिपॉजिट जो है उससे मल्टीप्लाई कर दोगे। यहाँ मैंने करा है टोटल डिपॉजिट इज इक्वल्स टू 1/LRR इंटू इनिशियल डिपॉजिट। ये दोनों तुम्हें लर्न करने हैं। मनी मल्टीप्लायर का आंसर क्या है? 1/LRR। और टोटल डिपॉजिट तुम्हें निकालने हैं, तो कैसे निकलते हैं? 1/LRR इंटू इनिशियल डिपॉजिट। 1/LRR कितना है हमारा? 5 है, और इनिशियल डिपॉजिट कितने थे हमारे? 1000। तो यहाँ आंसर हमारा आ गया 5000। अब तो बहुत आसान है, अब हमें पता चल गया कि टोटल डिपॉजिट कितना है? 5000। तो अब हम उसमें से उसका LRR भी निकाल सकते हैं और उसका लोन भी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5000 इंटू 20/100, इसका 20% लेंगे ना टोटल डिपॉजिट का। 0 से 0 कटी। दैट मीन्स लीगल रिजर्व रेशियो कितना रखना है हमें एंड में? 1000 रुपीज। और इसमें से हम 5000 माइनस 1000 करेंगे तो ऑब्वियस है 4000 आ जाएगा। तो दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू अंटिल, ये जो प्रोसेस है हमारा क्रेडिट क्रिएशन का, वो तब तक चलेगा जब तक बैंक का जो इनिशियल डिपॉजिट है, इसको क्या कहते हैं? इनिशियल डिपॉजिट 5000 नहीं हो जाएगा। LRR की जो डिमांड है वो 1000 हो जाएगी, और जो लोन है वो 4000 हो जाएगा। तब तक हमारा प्रोसेस चलता रहेगा, तब तक क्रेडिट क्रिएशन होता रहेगा। तो यहाँ पे आप देखो कि बैंक ने सिर्फ 1000 रुपए से, इनिशियल डिपॉजिट उस पर कितना आया था? 1000 रुपए का आया था, उसमें से उसने कितनी कमाई कर ली? 5000 की। उसने LRR कितना रखा? सिर्फ 1000, और लोन पे उसने चढ़ाए 4000 रुपीज। सो हे यू सो, स्टार्टिंग में आए थे बस 1000 रुपए, उसमें से 800 रुपए, फिर उसके पास आ गए 640 रुपीज, फिर उसके पास आ गए। ये प्रोसेस कंटिन्यू होता रहा, और एंड में जो बैंक है उसने उसमें से 5000 रुपए कमा लिए। तो दिस मीन्स दैट कि बैंक में जितना पैसा आता है उससे वो बहुत डबल ट्रिपल कमाई कर लेता है। 1000 रुपये से उसने टेक्निकली 4000 रुपये कमा लिए। 1000 रुपये तो उसने अपने साइड में रखे हुए हैं, एट द एंड उसने 1000 से 4000 रुपये कमा लिए। दिस इज द प्रॉफिट ऑफ कमर्शियल बैंक, ये होती है कमर्शियल बैंक की कमाई। लेट्स स्टार्ट सेंट्रल बैंक एंड सेंट्रल बैंक के फंक्शंस। ओके, तो सबसे पहले सेंट्रल बैंक की डेफिनेशन हम पढ़ेंगे कि सेंट्रल बैंक क्या है। तो इट इज द एपेक्स बैंक दैट कंट्रोल द एंटायर बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री। ये सबसे उच्च स्थल का बैंक है जो कंट्री के सारे बैंक्स को कंट्रोल करता है, यानी कि सबसे बड़ा बैंक है ये पूरी कंट्री का। किसी भी कंट्री में सेंट्रल बैंक मतलब सब बैंक्स के पापा,
बैंकर्स बैंक, यानी कि सबसे बड़ा जो बैंक है। अब आपके घर में कौन होता है हेड ऑफ द फैमिली? कौन होता है? आपके फादर होते हैं। वैसे ही बैंकिंग फैमिली में हेड ऑफ द फैमिली कौन है? हमारा सेंट्रल बैंक। तो यानी कि सेंट्रल बैंक है फादर एंड बाकी जितने भी कमर्शियल बैंक है वो उसके बच्चे हैं। तो यहां से आप समझ गए हो कि सेंट्रल बैंक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एपेक्स बैंक ऑफ द कंट्री। तो इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन सा है? इंडिया का सेंट्रल बैंक का नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम आरबीआई भी कहते हैं। एंड जो सेंट्रल बैंक है, देखो अगर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताती हूँ, जो सेंट्रल बैंक है ना वो सबसे पहले सबसे अच्छे तरीके से एस्टैब्लिश हुआ था यूके के अंदर, यानी यूनाइटेड किंगडम के अंदर। अंग्रेजों के देश में जो हमारे पे कब्जा करने आए थे उन्होंने अपने बैंक का नाम रखा था बैंक ऑफ इंग्लैंड। तो वहां से सेंट्रल बैंक बहुत अच्छे से एस्टैब्लिश हुआ। एंड अब आपको एक होमवर्क दे रही हूँ, आरबीआई कब एस्टैब्लिश हुआ था वो आपको मुझे कमेंट करके बताना है। तो धीरे धीरे आप लोगों को बैंकिंग चैप्टर पूरा समझ में आ गया है। बस लास्ट यूनिट का, हमारी इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है सेंट्रल बैंक, वो भी अभी हम 10 मिनट्स में कंप्लीट कर देंगे। तो बैंक हमने पढ़ लिया कि एपेक्स इंस्टीट्यूशन है। It serves as a banker to the government and controls the supply of money in an economy। अगर आपको सेंट्रल बैंक की डेफिनेशन लिखने को आए तो सबसे इंपॉर्टेंट ये दो बातें आपको लिखनी जरूरी है कि इट कंट्रोल्स द सप्लाई ऑफ मनी इन एन इकोनॉमी, कितना पैसा एक कंट्री के अंदर फ्लो में आएगा वो कंट्रोल करता है वो। एंड इट सर्व्स एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट। आगे फंक्शंस में पढ़ाऊंगी कि जैसे पब्लिक, आम जनता, उनको अगर बैंक की जरूरत है तो वो कहाँ जाएंगे? वो पंजाब नेशनल बैंक में जाएंगे, वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाएंगे, वो आईसीआईसीआई के पास जाएंगे। बट अगर हमारी गवर्नमेंट को बैंक की जरूरत है तो वो जाती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। आप नहीं जा सकते हो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, बट हमारी गवर्नमेंट जा सकती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। तो ये मेन फंक्शंस पे आ जाते हैं। अब हम अपने सेंट्रल बैंक के डेफिनेशन क्या है इसकी। इट सर्व्स एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट एंड कंट्रोल्स द सप्लाई ऑफ मनी एंड इन एन इकोनॉमी। और एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? इट इज इंडिविजुअल एजेंसी ऑफ नोट इशूइंग, यानी कि ये एक ऐसी एजेंसी है कंट्री के अंदर, सिर्फ इसी को ही राइट है कि ये नोट छाप सके। तो यहाँ हमारा सेंट्रल बैंक की डेफिनेशन कंप्लीट हो गई है। अगर आप यहाँ से यहाँ तक का एग्जाम में लिखोगे यू विल गेट फुल मार्क्स। 3 मार्क का है, 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा तो यू विल गेट फुल मार्क्स। साथ में हम 2 एग्जाम्पल भी लिख देंगे। चलो आप पढ़ते फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन हमारे सेंट्रल बैंक का क्या है? इशू ऑफ करेंसी नोट्स और बैंक नोट ऑफ इशू, यानी कि जो सेंट्रल बैंक है उसके पास ही ताकत है। मोनोपोली क्या होता है? मोनोपोली गेम खेलते थे ना आप, बिजनेस की तरफ मोनोपोली होता है। मोनोपोली मतलब होता है कि सिर्फ एक जने के पास जब राइट होता है, जैसे कि इंडियन रेलवेज किसकी मोनोपोली? हमारी गवर्नमेंट की मोनोपोली है इंडियन रेलवेज। सिर्फ हमारी जो गवर्नमेंट है वही इंडियन की ट्रेन बना सकती है। तो मोनोपोली मतलब होता है कि जिसका कब्जा होता है एक चीज के ऊपर। तो वैसे ही नोट इशू यानी कि नोट बनाने का काम सिर्फ और सिर्फ हमारा आरबीआई करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। अब आप सोचो कि क्यों सिर्फ आरबीआई को ही हमने नोट इशू का काम दे रखा है? क्यों सब लोग नोट्स क्यों इशू नहीं करते? इसलिए नहीं करते, देखो अगर एक ही बॉडी नोट इशू कर रही है तो सारे के सारे नोट सेम टाइप के होंगे, उनका पेपर सेम होगा, उनकी इंक सेम होगी, उनका स्टाइल सेम होगा। सबने गांधी जी ही लगा रखे हैं। अब जिसका जो मन करेगा वो अपने नोट छाप देगा, तो कोई भगवान जी लगा देगा, कोई जीसस लगा देगा, कोई किसी और पॉलिटिकल लीडर को लगा देगा नोट के ऊपर। नहीं, तो उससे नोट सर्कुलेशन में दिक्कत आएगी। इसलिए एक ही एपेक्स बॉडी के पास राइट होता है नोट इशू करने का, आरबीआई के पास सारे नोट सेम होते हैं गांधी जी वाले। अब चेंज होके बस हमारे पिंक और ब्लू कलर्स के हो गए हैं। तो वो जो राइट है नोट इशू का वो सिर्फ और सिर्फ आरबीआई के पास होता है। बट एक चीज है, कॉइन्स होते हैं ना, सिक्के, और जो 1 रुपी नोट होता है उसकी जो राइट है इशू करने का वो आरबीआई के पास नहीं है, वो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास होता है। यानी कि वो होता है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज गवर्नमेंट ओनली। तो गवर्नमेंट सिक्के और 1 रुपए का नोट बनाती है। तो इस चीज को आपको याद रखना है। 1 मार्क के फिल इन द ब्लैंक्स में ये आ सकता है। सेकेंड चीज क्या है? इट ब्रिंग्स यूनिफॉर्मिटी। मैंने आपको बताया कि सब अलग अलग तरीके के नोट्स बनाएंगे तो दिक्कत आ जाएगी। हेल्प्स गवर्नमेंट टू कंट्रोल सप्लाई ऑफ मनी। गवर्नमेंट की हेल्प करता है कि वो मनी के सप्लाई को रोक सके जब गवर्नमेंट चाहे। नेक्स्ट है आपका प्रेस्टीज ऑफ नोट इशू। पीपल हैव फेथ। लोगों का फेथ है नोट के अंदर। अब हर कोई अपने घर पे बैठ के नोट बनाने लग जाएगा तो कोई कैसे भरोसा करेगा कि जीसस वाले नोट खरीदे, भगवान जी वाले नोट खरीदे। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ गांधी जी वाले जो नोट है वो इंडिया में मान्य है और उसमें सब लोगों का फेथ है, हम भरोसा करते हैं। ठीक है, तो विद दिस आपको समझ में आ गया कि इशू ऑफ करेंसी ऑफ नोट्स हमारा पहला फंक्शन है
सेंट्रल बैंक का। नेक्स्ट फंक्शन आता है हमारा बैंकर टू द गवर्नमेंट। अब मैंने आपको बताया कि अगर मेरे को बैंक की जरूरत है तो मैं ICICI और PNB पे जाऊंगी या फर्दर ऑन जितने भी कमर्शियल बैंक है। बट गवर्नमेंट यानी कि जो मोदी जी और उनकी सरकार है या कोई भी हमारे प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, पूरी सरकार अगर उसको जरूरत होती है बैंक की तो वो कमर्शियल बैंक के पास नहीं जाता है, वो कमर्शियल बैंक्स के पापा के पास जाता है, यानी कि वो सेंट्रल बैंक के पास जाता है। तो सेंट्रल बैंक का आंसर जब आपको ये वाला देखिए जो फंक्शंस है ना ये अलग अलग करके भी आ जाते हैं 3-3 नंबर में। एक्सप्लेन द फंक्शन बैंकर टू द गवर्नमेंट, तो उसमें आपको इस तरीके से लिखना है, 3 तरीके से है वो 2.1, 2.2, 2.3 ऐसे ही लिखना। जो नोट्स है उसमें और अच्छे से लिखा हुआ है एज अ बैंकर, एज अ गवर्नमेंट एडवाइजर एंड एज अ गवर्नमेंट एजेंट। ठीक है, तो एज अ बैंकर क्या मदद करता है, मैंने यहाँ लिखा हुआ है कीप अकाउंट्स ऑफ गवर्नमेंट, गिव लोन्स, सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। यानी कि जितने भी बैंक्स होते हैं हमारे या फिर जितनी भी हमारी गवर्नमेंट्स है, हमारी गवर्नमेंट का खाता चलता है बैंक के अंदर, यानी कि जितनी गवर्नमेंट जो है वो अपना अकाउंट बनाती है RBI के अंदर। ठीक है, एज अ गवर्नमेंट एडवाइजर, अब इतनी सारी इकोनॉमिक पॉलिसी बनती है, हर साल बजट आता है, तो उसमें जो RBI है वो हमारी गवर्नमेंट की मदद करता है, उसको बताता है इस तरीके से करो, इस तरीके से करो। एज अ गवर्नमेंट एजेंट, एजेंट कौन होता है, कई बार जो लोग बिजी होते हैं ना वो अपना काम बैंक का काम करवाने के लिए एजेंट रख लेते हैं कि तुम जाके हमारे बेसिस पे काम करना। वैसे ही गवर्नमेंट का काम एज अ एजेंट कौन करता है, RBI। अगर गवर्नमेंट को वर्ल्ड बैंक से लोन चाहिए या गवर्नमेंट को कहीं और से लोन चाहिए तो RBI इशू कर लेगा, या फिर अगर गवर्नमेंट को टैक्सेस कलेक्ट करने हैं तो RBI कर लेगा, और कोई भी अदर पेमेंट गवर्नमेंट को करनी होती है, इधर उधर गवर्नमेंट ने कुछ इंपोर्ट्स कराए हैं तो RBI उसकी पेमेंट कर देता है। RBI एक एजेंट की तरह काम करता है। अब हम पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट फंक्शन, बैंकर्स, बैंक एंड सुपरवाइजर। ये याद रखना है आपको, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है बैंकर्स, बैंक एंड सुपरवाइजर। सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे आसान फंक्शन क्या है, हमारा जो RBI है वो बैंकों का भी बैंक है, यानी कि बैंक के पापा कौन है, हमारे RBI, और उनको सुपरवाइज भी करता है। अब घर को सुपरविजन कौन करता है, आपके पापा सुपरवाइज करते हैं घर को, आप उनके सामने शैतानी नहीं कर सकते। तो ऐसे ही जो बैंक है, बैंक जितने भी कमर्शियल बैंक है, PNB, ICICI, ये सब इनके पापा कौन है, RBI, एंड RBI उनको सुपरवाइज करता है। अब जो हमारे कमर्शियल बैंक है वो कोई शैतानी नहीं करते हैं, वो बैंक ये देखता है कि ये जो लोन दे रहे हैं ये ठीक सेक्टर्स में दे रहे हैं, कहीं ये किसी फालतू के इंडस्ट्रियलिस्ट को बहुत ज्यादा लोन ना दे दे, कहीं ये इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा ना बढ़ा दे, कभी 20-30% इंटरेस्ट रेट लगा दे तो जो आम जनता को बहुत प्रॉब्लम होगी। तो ये सब चीजें जो RBI है वो कंट्रोल करता है। सम सेम रिलेशंस विद द कमर्शियल बैंक एज कमर्शियल बैंक हैव विद इट्स कस्टमर, यानी कि जैसे हम लोग, मैं जाती हूँ कमर्शियल बैंक के पास और कमर्शियल बैंक भी जाता है RBI के पास। अब अगर कमर्शियल बैंक का खाते, जितने भी कमर्शियल बैंक है, PNB हो गया, ICICI हो गया, स्टेट बैंक हो गया, कैनरा बैंक हो गया, इन सब का अकाउंट कहाँ पे है, इन सब बैंक्स का अकाउंट कहाँ पे, इन सब बैंक्स का अकाउंट है RBI के पास। RBI इनके अकाउंट्स को मैनेज करते हैं, और फिर क्यों फायदा होता है उसके अकाउंट्स मैनेज करने का वो हम नेक्स्ट फंक्शन में पढ़ेंगे। सुपरवाइजरी फंक्शन ऑल्सो, सुपरवाइजरी फंक्शन मैंने बता दिया कि लोन का देखता है, इधर उधर लोन ना दे दे या फिर इंटरेस्ट रेट ज्यादा ना बढ़ा दे, ये हो गया सुपरवाइजरी फंक्शन। नेक्स्ट आता है आपका लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। तो देखो कई बार ऐसा होता है कि नॉर्मल लोग भी कंगाल हो जाते हैं, बैंकरप्ट हो जाते हैं, उनका सारा पैसा डूब जाता है, तो उस टाइम पे उनको कोई ना कोई हेल्प करने के लिए आता है। ऐसे ही तुम सिचुएशन लो, अगर कोई बैंक जैसे PNB हो गया, कई बार हमने सुना है कोई ना कोई बैंक डूब जाता है, अगर कोई बैंक ही बैंकरप्ट हो जाए, अगर बैंक ही सॉल्वेंट हो जाए यानी कि बैंक डूब जाए, तो उस समय पे बैंक की मदद कौन करता है, हमारा RBI। मैंने आपको अभी पढ़ाया था क्रेडिट क्रिएशन टॉपिक में कि अगर 1000 रुपए का डिपॉजिट आया हमारे कमर्शियल बैंक के पास, तो उसमें से वो 800 रुपए तो लोन पे चढ़ा देता है और 200 रुपए उसमें से वो रखता है अपने रिजर्व में। उसमें से वो कुछ रिजर्व का हिस्सा, आप मान लो 100 रुपीज रखवाता है RBI के पास, जिसको कहते हैं हम कैश रिजर्व रेशियो, जो मैं अभी आपको आगे पढ़ाऊंगी। तो आप समझो कि अगर 200 रुपए उसने रिजर्व में रखे हैं तो उन 200 रुपए में से 100 रुपए वो रखवाएगा RBI के पास, और इसी 100 रुपए से, इन्हीं अकाउंट से, ये जो CRR रखवाता है, वो कैश रिजर्व रेशियो RBI के पास रखवाता है,
हर एक कमर्शियल बैंक आरबीआई उन्हीं पैसों से मदद करता है उसकी, जब वो डूबने वाला होता है या फिर जब वो बैंकरप्ट होने वाला होता है। अगर कोई बैंक डूबने वाला है, उसकी इज्जत बिगड़ने वाली है, तो वो क्या करता है, वो आरबीआई के पास जाके मदद मांगता है। देखो कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि सब लोग अपना पैसा विड्रॉ करवाने लगते हैं बैंक से, उन्हें लगता है कि बैंक डूबने वाला है, तो हर कोई कस्टमर जो बैंक का है वो जाके अपनी एफडी तोड़वा लेगा, अपने करंट अकाउंट में से पैसे निकालेगा, अपने सेविंग डिपॉजिट अकाउंट में से भी पैसे निकलवा लेगा। तो क्या होगा, बैंक की और हालत खराब हो जाएगी। अगर ऐसी रेयर सिचुएशन हो तो लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट हमारा कौन है, आरबीआई। किसके लिए, हमारे सारे के सारे कमर्शियल बैंक लिए। अब आप ये मान लो कि तुम्हारी सारी पॉकेट मनी खत्म, तुमने जो सेविंग करी थी वो भी खत्म, और तुम्हें चाहिए बहुत सुंदर सी ड्रेस या फिर कोई अच्छी सी टी शर्ट, तो तुम कहाँ जाते हो, पापा के पास जाते हो, यार प्लीज दे दो ना पैसे। तो एग्जैक्टली ऐसा हमारे कमर्शियल बैंक्स के साथ होता है। अगर वो कंगाल हो जाए तो वो चले जाते हैं आरबीआई के पास उनसे हेल्प लेने। आरबीआई इज द गारंटर ऑफ सॉल्वेंसी, यानी कि अगर कोई डूब रहा हो कोई बैंक तो आरबीआई गारंटी करता है कि यार वो डूबे ना। नेक्स्ट फंक्शन आ गया हमारा कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। बहुत आसान फंक्शन है। जो आरबीआई है वो उसके पास फॉरेन एक्सचेंज क्या होती है, डॉलर, पाउंड, येन्स, जितनी भी अलग अलग देशों की करेंसी है उनको हम फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं। तो जो हमारा आरबीआई है उस पे हर एक देश की करेंसी पड़ी होती है, जब जरूरत होती है आरबीआई निकाल देता है। नेक्स्ट चीज आरबीआई क्या करता है, मैनेज फ्लोटिंग करता है। अभी फॉरेन एक्सचेंज वाला जो चैप्टर है उसमें आप मैनेज फ्लोटिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो मैनेज फ्लोटिंग के थ्रू आरबीआई, जो आपने देखा होगा कि इंडियन रुपी की वैल्यू ऊपर नीचे होती रहती है, कभी 70 हो जाती है, कभी 72, कभी 73, अभी रेयर सिचुएशन में 76 भी पहुंच गई थी। तो आरबीआई मेंटेन करता है मैनेज फ्लोटिंग से कि जो रुपी की वैल्यू है वो ज्यादा गिर ना जाए। लास्ट फंक्शन, लास्ट नहीं है ये, नेक्स्ट फंक्शन है हमारा क्लियरिंग हाउस फंक्शन। क्लियर हाउस, हाउस को साफ कर देना। बहुत इंटरेस्टिंग सा फंक्शन है ये, इसको एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ेंगे। देखो जो जितने भी बैंक्स हैं, मैंने आपको बताया कि पीएनबी है, ये है, वो है, फलाना ढमकाना, सबके खाते होते हैं आरबीआई के पास। जैसे हमारा खाता है पीएनबी में, वैसे ही पीएनबी का खाता है आरबीआई में। तो अब एक हमारा एग्जाम्पल है, एक है बैंक ए और दूसरा है बैंक बी। बैंक ए रिसीव्स चेक ऑफ 10,000 ड्रॉन ऑन बैंक बी, यानी कि बैंक ए के पास एक चेक आया 10,000 रुपए का, ड्रॉन ऑन बैंक बी। यानी कि एग्जाम्पल ले लो, ये बैंक ए है हमारा पीएनबी और बैंक बी है हमारा एसबीआई। तो मैं गई, मैंने पीएनबी के अंदर एक चेक लगा दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, जिससे 10,000 रुपए लेने हैं। ठीक है, नेक्स्ट आया आपका बैंक बी। दूसरा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर एक बैंक आया, ड्रॉन ऑन पीएनबी ऑफ 15,000। तो यानी कि इसको 10,000 देने हैं और इसको 15,000 देने। ऐसी सिचुएशन में अब पैसों की जरूरत है कि पीएनबी 10,000 रुपीज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को देगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 15,000 रुपए किसके, पीएनबी के खाते में डलवाएगा। तो इस सिचुएशन में हमारा आरबीआई मदद करता है, क्लियर कर देता है वो हाउस को। वो क्या करेगा, बोथ बैंक ए एंड बैंक बी हैव देयर अकाउंट्स विद आरबीआई, दोनों का अकाउंट है आरबीआई के पास। सेंट्रल बैंक विल क्लियर बोथ द चेक्स ड्रॉन ऑन ईच अदर। इस सिचुएशन में जो सेंट्रल बैंक है वो दोनों के जो चेक्स हैं उनको क्लियर कर देता है। कैसे कर देता है, अब देखो 10,000 तो इन दोनों के इक्वल ही हो रहे हैं, पीएनबी को 10,000 इसको देने और इसको 15,000 देने थे, तो 10,000 तो ये क्लियर कर देगा इनके कि आपस में लेन देन हो गया। बचे हमारे 5,000 रुपए जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पीएनबी को देने थे। तो आरबीआई करेगा एट दी एंड से 5,000 रुपीज पीएनबी के खाते में डाल देगा। तो इससे क्या हुआ, इससे वो जो 10,000 रुपए जो थे, वो जो आपस में लेन देन 10,000 रुपए का होना था वो नहीं हुआ, उसको उसने क्लियर कर दिया कि उसको 15,000 उसको देने थे, उसको 10,000 देने थे, तो वो क्लियर हो गया एंड सिर्फ 5,000 रुपीज इधर से उधर चले गए। इसका फायदा क्या होता है, इट अवॉइड्स ट्रांसफर ऑफ कैश। तो वो जो 10,000 रुपए का कैश था वो बच गया, ट्रांसफर होने से वो बच गया। रिड्यूस रिक्वायरमेंट ऑफ कैश रिजर्व, इससे जो कैश रिजर्व है, जो आरबीआई के पास खाते में पैसे हैं, उसकी रिक्वायरमेंट थोड़ी कम हो जाती है। तो आई होप तुम्हें क्लियरिंग हाउस फंक्शन समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट फंक्शन पढ़ते हैं, काफी लंबा फंक्शन है वो, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। सो लेट्स स्टडी द नेक्स्ट एंड द लास्ट फंक्शन, उसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसका नाम है कंट्रोल ऑफ क्रेडिट एंड मनी सप्लाई। जैसे कि कमर्शियल बैंक का लास्ट फंक्शन क्या था, क्रेडिट क्रिएशन, यानी कि कैसे कमर्शियल बैंक क्रेडिट बना रहा है, कैसे कमर्शियल बैंक पैसे क्रिएट कर रहा है, वैसे ही आरबीआई का लास्ट फंक्शन है कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, यानी आरबीआई कैसे
कम कर रहा है पैसे या कैसे ज़्यादा पैसे बढ़ा रहा है हमारे मार्केट के अंदर। अब आरबीआई की जिम्मेदारी है कि वो कंट्रोल करे कि मार्केट में कितना पैसा है। अगर मार्केट में पैसे की कमी है तो आरबीआई कुछ सिस्टम फॉलो करेगा कि पैसा बढ़ जाए। अगर मार्केट में पैसा बहुत ज़्यादा हो गया है तो आरबीआई कुछ फंक्शंस करेगा जिससे पैसे कम हो जाए। तो इन दो फंक्शंस को हम डिवाइड करेंगे एंड उनको पढ़ेंगे। दो सिचुएशंस होती है हमारी इकोनॉमी में, एक होती है इन्फ्लेशन और एक होती है डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या सिचुएशन होती है? इन्फ्लेशन वो सिचुएशन होती है जब मार्केट में ज़्यादा पैसा आ जाता है, लोगों की जेब में ज़्यादा पैसा आ जाता है, उसको हम कहते हैं इन्फ्लेशन। उस टाइम पे जो गुड्स की डिमांड है, अब तुम्हारे पास ज़्यादा पैसा है तो तुम आईफोन भी लोगे, ड्रेस भी लोगे, चॉकलेट भी खाओगे महंगी महंगी, तो वो होती है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन में डिमांड बढ़ जाती है। डिफ्लेशन होती है जब लोगों के पास पैसा कम हो जाता है, तो उस समय पे जो गुड्स की डिमांड है वो कम हो जाएगी। तो आरबीआई की जिम्मेदारी है कि वो कंट्रोल करे इन्फ्लेशन को और डिफ्लेशन को और कंट्री के अंदर एक स्टेबल इकोनॉमी बनाकर रखे। तो अब हमें जो हमारा ये कंट्रोल ऑफ क्रेडिट और मनी सप्लाई फंक्शन है, इसको दो पार्ट्स में बांटते हैं। एक होता है क्वांटिटेटिव फंक्शन और एक होता है हमारा क्वालिटेटिव मेजर्स। तो क्वांटिटेटिव आपको पता चला, क्वांटिटी, इसमें जो पैसों की क्वांटिटी है उनको हम देखेंगे। जैसे कि 1 किलो आलू क्वांटिटी नाप रहे हैं और सड़े हुए आलू या अच्छे आलू, वो क्या हो गई? हमारी क्वालिटी हो गई। तो ऐसे ही पैसों में हम देखेंगे कि क्वांटिटी में हम पैसों की क्वांटिटी नापेंगे एंड क्वालिटी में हम ये देखेंगे कि किस तरफ पैसों का ज्यादा यूज हो रहा है। लेट मी एक्सप्लेन यू विद एन एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, क्वांटिटेटिव फंक्शन में गवर्नमेंट ये देखते हैं कि सपोज करो कि 100 करोड़ रुपए हैं हमारी इकोनॉमी के अंदर। अगर गवर्नमेंट को लग रहा है कि पैसा ज़्यादा है तो वो उसको कम करके 60 करोड़ पे ले आएगी, तो उसने पैसों की क्वांटिटी कम कर दी। अब नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? सपोज करो हमारी कंट्री में 50 करोड़ रुपए हैं अभी मार्केट के अंदर, तो कम है, गवर्नमेंट को लग रहा है, सॉरी आरबीआई को लग रहा है कम है, तो वो उसको बढ़ा के 100 करोड़ कर देगी। तो यहाँ पे पैसे का कम बढ़ती हो रही है, क्वांटिटी में चेंज आ रहा है। तो दिस इज क्वांटिटेटिव मेजर्स। हेयर इज क्वालिटेटिव मेजर। इसमें देखो मार्केट में 100 करोड़ रुपए हैं, 50% इंडस्ट्री पे और 50 करोड़ एग्रीकल्चर पे। अब आरबीआई को लग रहा है कि ये थोड़ा हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है, उसको चेंजेस लाने हैं। तो सपोज उसने चेंज ला दिया कि 60% जाना चाहिए एग्रीकल्चर के पास एंड 40% जाना चाहिए इंडस्ट्री के पास। तो मार्केट में पैसे तो 100 करोड़ ही रहे, बस अब 60 करोड़ एग्रीकल्चर के पास है एंड इंडस्ट्री के पास 40 करोड़ है। तो इसमें क्वांटिटी चेंज नहीं हुई है, बस क्वालिटी, बस जो पैसों की डायरेक्शन है वो चेंज हो गई है। पहले इंडस्ट्री और उसमें इक्वल जा रहा था, अब उसने चेंज कर दिया है। तो दीज आर द क्वालिटेटिव मेजर। अब हम क्वांटिटेटिव मेजर्स में 3 चीजें हैं, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन एंड एलआरआर। सो लेट्स स्टडी द बैंक रेट। बैंक रेट क्या है? द रेट एट विच सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी टू द कमर्शियल बैंक। जिस रेट पे सेंट्रल बैंक पैसे देता है कमर्शियल बैंक को, उसको हम कहते हैं बैंक रेट। लेट अस स्टडी फ्रॉम एन एग्जांपल। एक बैंक है हमारा पीएनबी, है ना, पीएनबी है हमारा बैंक। पीएनबी ने लोन लिया आरबीआई से। अब आपको पता है जब भी किसी बैंक को लोन लेना होता है तो वो जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। पीएनबी ने लोन लिया आरबीआई से 10,000 करोड़ का, 10,000 करोड़ का उसने लोन लिया। आ गए पीएनबी के पास पैसे, नो प्रॉब्लम। उस पे अब पीएनबी ने लोन लिया तो ऑब्वियसली आरबीआई इंटरेस्ट लगाएगा। तो आरबीआई ने उस पे इंटरेस्ट लगाया हमारा 10% का। तो पीएनबी को 10% इंटरेस्ट देना होगा, किसको? आरबीआई को। अब पीएनबी ने ये जो सारा पैसा लिया है उसको अब वो क्या करेगा? ऑब्वियसली पीएनबी भी आगे कुछ रिजर्व रख के लोन पे चढ़ाएगा। सपोज करो आरबीआई ने, पीएनबी ने कुछ पैसा रख के बाकी 10,000 करोड़ पे उसने अपने कस्टमर्स को लोन पे चढ़ा दिया, डिफरेंट लोगों को उसने लोन पे चढ़ा दिया। अब क्या पीएनबी भी सेम इंटरेस्ट रेट लेगा? 10% ही लेगा? नहीं, उसको भी तो कमाई करनी है, वो ज्यादा इंटरेस्ट लेगा। उसने क्या कर दिया? उसने 12% पे अपना आगे पैसा पीएनबी ने अपने कस्टमर्स को, आम जनता को चढ़ा दिया। अब जो कस्टमर्स हैं वो उसे 12% इंटरेस्ट देगी। अब इस सिचुएशन में अगर आरबीआई को लग रहा है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा है, बहुत ज़्यादा लोन चल रहा है, तो आरबीआई क्या करेगा? टू कंट्रोल क्रेडिट। कंट्रोल क्रेडिट मतलब कि पैसों को कम करना है, अगर उस मार्केट में से पैसों को वापस लाना है। क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई अपना जो ये इंटरेस्ट रेट था उसको 10% से बढ़ा के क्या कर देगा? 12% कर देगा। यहाँ मैंने लिखा है, अगर उसने बैंक रेट को 12% कर दिया तो ऑब्वियस है कि जो
PNB है वो अपने कस्टमर्स को जो इंटरेस्ट रेट लगा रहा है वो बढ़ा देगा। यहाँ पे अगर 10% से 12% हुआ तो यहाँ पे 12% से 14% हुआ, और जैसे ही 14% का इंटरेस्ट लगा वैसे ही जो कस्टमर्स है वो लोन लेना बंद कर देगा। कौन चाहेगा ज़्यादा लोन लेना? अगर तुम्हें 14% पे गाड़ी मिल रही है और अगर 10% पे मिल रही है, कौन से इंटरेस्ट रेट पे? ऑब्वियसली लोगे जब 10% पे होगी। ज़्यादा परसेंट अगर इंटरेस्ट का लग रहा है तो कौन लोन लेगा? नहीं लेंगे। तो जो लोनर्स हैं, जो लोग बोरोवर्स हैं, वो कम हो जाएंगे। तो इस तरीके से क्रेडिट कंट्रोल हो जाएगा। नेक्स्ट सिचुएशन है टू इंक्रीज क्रेडिट। अगर उसको लग रहा है कि मार्केट में पैसे की कमी है RBI को, तो वो जो अपना बैंक रेट है उसको कम कर देगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10% से इसने कर दिया 8%, तो ऑब्वियस है कि अब PNB को भी अपना इंटरेस्ट रेट कम करना पड़ेगा। PNB 12% से 10% कर देगी। इस सिचुएशन में जो बोरोवर्स है वो कहेंगे अरे 10% हो गया, चलो गाड़ी लेने चलते हैं। तो वो इंटरेस्ट कम हुआ तो वो अपनी बोरोइंग करने चले जाएंगे। यहाँ पे हो गया बोरो लेस और यहाँ पे हो गया बोरो मोर। इस तरीके से जो RBI है वो क्रेडिट को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट आता है आपका ओपन मार्केट ऑपरेशंस। तो देखो ये बहुत आसान फंक्शन है। इसमें क्या है, जो हमारा RBI है उसके पास गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ होती हैं। अब सिक्योरिटी डिटेल में मत जाना, कुछ गवर्नमेंट के बिल हो गए, ट्रेजरी बिल हो गए, ये हो गया गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हो गई, ये सब RBI ध्यान रखता है गवर्नमेंट की सारी प्रॉपर्टीज का। तो इस सिचुएशन में अगर अगर RBI को लग रहा है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा है तो वो गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटी है उसको खरीद लेती है, और अगर उसे लग रहा है कि मार्केट में कम पैसा है तो वो सारी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज होती है उसको बेच देती है। तो यू अंडरस्टैंड दैट अगर क्रेडिट को कंट्रोल करना है उसको, तो वो गवर्नमेंट की जितनी सिक्योरिटीज है उसे खरीद लेगी, एंड अगर उसे क्रेडिट को बढ़ाना है तो वो उसको बेच देगी। तो इस तरीके से ओपन मार्केट ऑपरेशंस वर्क करता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट है आपका क्वांटिटेटिव मेजर्स का LRR, जिसके बारे में मैंने आपको कहा था और बताऊंगी और डिटेल में। तो दिस इज द लास्ट डिटेल, इसके बाद तुम्हें LRR नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो LRR क्या था? हमारा लीगल रिजर्व रेशियो। हमने पढ़ा था हमारा 1000 रुपये का डिपॉजिट आया था तो उसमें से 800 रुपये हमने चढ़ाए थे लोन पे, और उसमें से 200 रुपये हमने रिजर्व में रखा था, जिसको हमने कहा था लीगल रिजर्व रेशियो। तो अब जो ये लीगल रिजर्व रेशियो है ना, देखो वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। 2 पार्ट कौन से? उसके एक है CRR, जिसको हम कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो, और दूसरा है हमारा SLR, जिसको हम कहते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब देखो जो 200 रुपये का हमारा रिजर्व था उसमें से आधा 100 रुपये उसने दे दिए CRR को और 100 रुपये दे दिए उसने SLR को। अब जो CRR होता है, आपने कस्टोडियन ऑफ द आपने अभी फंक्शन पढ़ा था ना, कस्टोडियन ऑफ द बैंक्स, यानी कि बैंक का जितना पैसा होता है, हर बैंक का खाता होता है वहाँ पे, उसी फंक्शन का मतलब क्या है? CRR, जो लास्ट फंक्शन अभी हमने पढ़ा था। तो इस तरीके से जो हमारा RBI है वो हर एक बैंक का खाता अपने पास रखता है। हर बैंक अपना CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशियो रखवाता है RBI के पास में। और बाकी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR का क्या काम है? 100 रुपये वो अपने पास क्यों रख रहा है? वो इसलिए रख रहा है कि अगर कोई ATM में से पैसा निकलवाने आए, या फिर अगर कोई अपनी FD तुड़वाने आए, या फिर अगर कोई करंट अकाउंट में पैसा निकालने के लिए आए तो बैंक के पास पैसे होने चाहिए। तो CRR वो देता है अपना RBI को। CRR इज हेल्ड विद द RBI एंड SLR इज विद द कमर्शियल बैंक। CRR इसलिए रखा जाता है कि अगर हमने लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट पढ़ा, अगर बैंक की धज्जियां उड़ गई तो बैंक जाके RBI से मदद मांगेगा, वो उसको CRR में से मदद कर देगा। क्लियरिंग हाउस फंक्शन में CRR काम करता है। तो CRR हर एक फंक्शन में बैंक के काम करता है। हर बैंक के लिए इंपॉर्टेंट है कि वो कुछ मिनिमम कैश रिजर्व रेशियो रखवा दे अपने RBI के पास। अब इससे कंट्रोल कैसे होता है क्रेडिट? तो देखो अगर कंट्रोल करना होता है क्रेडिट को तो वो LRR को इंक्रीज कर देता है। सपोज करो 800 रुपये का लोन पहले हम दे रहे थे और 200 रुपये रिजर्व में रख रहे थे। अब जो LRR था पहले हमारा 20% था, वो 20% से हमने कर दिया 30%। तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे 200 की जगह 300 या 400 रुपये रखने पड़ेंगे एंड लोन की अमाउंट हमारी कम हो जाएगी। इस तरीके से क्रेडिट कंट्रोल हो गया कि लोन कम दोगे और LRR ज़्यादा रखोगे। अब अगर उसको क्रेडिट को इंक्रीज करना है तो वो LRR को 10% कर देगी। किसको? LRR को 10% कर देगी। तो लोन की अमाउंट हो जाएगी ऑलमोस्ट 900 एंड लीगल रिजर्व रेशियो हो जाएगा 100। तो इस तरीके से जो मार्केट में क्रेडिट है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो LRR को अगर इंक्रीज करना है, कंट्रोल करना है क्रेडिट को, तो LRR बढ़ा देते हैं, और अगर मार्केट के अंदर पैसे को बढ़ाना है, अगर इंक्रीज करना है, तो हम LRR को घटा देते हैं। तो विद दिस हमारे क्वांटिटेटिव मेजर्स
खत्म। अब हम आ जाते हैं अपने क्वालिटेटिव मेजर्स पे। पहले सांस ले लो 2 मिनट, फिर समझाऊंगी। बहुत आसान है हमारे क्वालिटेटिव मेजर्स। फर्स्ट है हमारा मार्जिनल रिक्वायरमेंट। मार्जिनल रिक्वायरमेंट वी विल स्टडी थ्रू एन एग्जाम्पल। मार्जिनल रिक्वायरमेंट में हम लोन के तरीके से पढ़ेंगे। सपोज करो मेरे को लोन चाहिए बैंक से, तो मैं बैंक के पास जाऊंगी तो ऑब्वियसली मुझे उसको कुछ गिरवी रखवाना पड़ेगा। तो मैं अपना 50,000 रुपये का मेरा एक प्लॉट है, उसको मैंने बैंक में गिरवी रखवा दिया और मेरे को बैंक ने लोन दे दिया 40,000 का। ऐसा नहीं होता है कि जितने की आप चीज़ रखवाओगे आपको उतने का ही लोन मिल जाएगा, उससे कुछ कम मिलता है। और वो कम क्यों मिलता है, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, मार्जिन। अगर मैंने सपोज करो 50,000 रुपये का लैंड बैंक में रखवा दिया है, गिरवी रखवाया है, तो बैंक उस पर मुझे 40,000 का लोन देगा, और ये जो डिफरेंस है उसको हम क्या कहते हैं, मार्जिन। ठीक है, तो अभी मार्जिन आया हमारा 10,000 रुपये, मार्जिन बैंक ने अपने पास रख लिया है। ठीक है, मैं कहूँगी चल कोई नहीं यार 10,000 रख ले, मेरे को कुछ तो मिले, 40,000 में अपना काम कर लूँगी। अब अगर आरबीआई को क्रेडिट को कंट्रोल करना, अगर आरबीआई चाह रही है कि लोन कम दिया जाए, तो आरबीआई इस मार्जिन को बढ़ा देगी। क्या कर देगी, इंक्रीज कर देगी। अब मैं जब 50,000 रुपये देने गई अपने, तो मुझे बैंक वालों ने कहा कि हम मार्जिन रखेंगे 20,000 रुपये, हम 10,000 नहीं रखेंगे, अब हम रखेंगे 20,000 रुपये, तो मुझे लोन सिर्फ 30,000 का मिलेगा। अब मैं सोचूंगी यार 30,000 में तो मेरा काम होगा नहीं, रहने दो, अपना प्लॉट अपने पास ही रखो, नहीं ले रही मैं लोन। तो इस तरीके से क्या हुआ, क्रेडिट कंट्रोल हो गया। इसकी रिवर्स सिचुएशन तुम अपने आप समझ गए होगे कि अगर मार्केट में लोन बढ़ाना है, क्रेडिट मनी सप्लाई बढ़ाना है, तो मार्जिनल रिक्वायरमेंट को कम कर देंगे, बैंक बस 5,000 रुपये रखेगा और मेरे को 45,000 का लोन मिल जाएगा और मैं खुश हो जाऊंगी और ज़्यादा लोन ले लूंगी। तो इस तरीके से आरबीआई कंट्रोल करता है क्रेडिट थ्रू द मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स। नेक्स्ट है आपका मॉरल सुएजन। बहुत आसान सा है, इसकी एक लाइन का आपको मेरी नोट्स में मिल जाएगा आंसर। तो ये क्या होता है कि जो हमारे आरबीआई है वो एडवाइस करता है, हर एक बात पे एडवाइस करता है सारे कमर्शियल बैंक को, गवर्नमेंट को, कि इंडस्ट्री में इतना लगाओ, उसमें ऐसे करो, लोन इतना दो, इंटरेस्ट रेट इतना दो, गाइड करता रहता है। तो मॉरल सुएजन में ओनली गाइडिंग फंक्शंस होते हैं। नेक्स्ट आ गया आपका लास्ट फंक्शन, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल या फिर रैशनिंग ऑफ क्रेडिट भी कहते हैं। इसमें देखो, पहले लास्ट फंक्शन में मॉरल सुएजन में वो सिर्फ गाइड करा था कि यार ऐसे कर लो, इंडस्ट्री को 40% लोन दे दो और एग्रीकल्चर को इतना दे दो। बट इसमें जो आरबीआई है वो एक पॉलिसी बना देता है। यहाँ पे आरबीआई ने पॉलिसी बना दी कि पहले 50% इंडस्ट्री पे जाता है, 50% एग्रीकल्चर पे। अब उस पॉलिसी को बदल दो, आरबीआई ने पॉलिसी लगा दी कि एग्रीकल्चर को ज़्यादा पैसों की जरूरत है, एग्रीकल्चर को हम 60% देंगे और इंडस्ट्री को 40% देंगे। जब आरबीआई पॉलिसी के थ्रू क्रेडिट को कंट्रोल करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, राशनिंग ऑफ वाइज करते हैं, तो मॉरल सुएजन। एंड जब अगर अप्लाई कर देते हैं, जब पॉलिसी बना देते हैं, तो दैट इज नोन एज द राशनिंग ऑफ क्रेडिट या फिर सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। अब आपकी लास्ट दो चीज बची है, बैंक रेट से रिलेटेड है वो, एक है रेपो रेट और एक है रिवर्स रेपो रेट। बहुत इजी लैंग्वेज में बता रही हूँ। देखो, जब कमर्शियल बैंक आरबीआई से जाके पैसा मांगता है कि यार मुझे उधार दे दो, आरबीआई जी प्लीज़ मुझे उधार दे दो, मुझे लोन दे दो, तो आरबीआई उसको लोन दे देता है। तो आरबीआई ऑब्वियसली लोन फ्री फंड में तो देगा नहीं, ऑब्वियस है इंटरेस्ट रेट लगाएगा। तो जो आरबीआई इंटरेस्ट रेट लगाता है उसको हम कहते हैं रेपो रेट। क्या कहते हैं उसको हम, रेपो रेट। सपोज करो पीएनबी ने 10,000 रुपये मांगे आरबीआई से, ठीक है, उस पर आरबीआई ने 10% का लोन लगाया, तो वो 10% का लोन क्या हुआ हमारा, रेपो रेट। ठीक है, रेपो रेट समझ में आ गया। अब आ जाते हैं हम रिवर्स रेपो रेट पे, ये उससे भी ज़्यादा आसान है। मैंने आपको बताया कि हर एक कमर्शियल बैंक अपना सीआरआर रखता है आरबीआई के पास, यानी कि कैश रिजर्व रेशियो रखता है आरबीआई के पास। हमने पढ़ा था, उसने 100 रुपये रख दिया अपने आरबीआई के पास, तो अब आरबीआई के पास वो अपने पैसे रखवा रहे हैं। जब आप अपने सेविंग डिपॉजिट में पैसे रखवाते हो तो आपको भी इंटरेस्ट मिलता है ना, जब आप एफडी बनवाते हो तो आपको भी इंटरेस्ट मिलता है ना। तो वैसे ही जब कमर्शियल बैंक अपना सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो आरबीआई के पास रखवाता है, तो जो हमारा कमर्शियल बैंक है उसको भी क्या मिलता है, उसको भी इंटरेस्ट मिलता है। उसको हम क्या कहते हैं, रिवर्स रेपो रेट। क्या कहते हैं उसको हम, रिवर्स रेपो रेट। इस समय आरबीआई इंटरेस्ट दे रहा है बैंक्स को, कमर्शियल बैंक्स को, तो वो हो गया रिवर्स रेपो रेट। और जब कमर्शियल बैंक्स आरबीआई को पैसे देते हैं तो वो होते हैं हमारे रेपो रेट। तो ऑब्वियस है, तुम अब समझ गए होगे। एक बार डेफिनेशन रिवर्स रेपो रेट की बता देती हूँ। द रेट एट विच आरबीआई गिव्स इंटरेस्ट टू द सेंट्रल बैंक इज
commercial bank is known as reverse repo rate, and the rate at which commercial banks give interest to the RBI is known as the repo rate. तो यहाँ पे हमारा repo rate and reverse repo rate भी complete हो गया है. With this we complete the chapter banking. ये जो chapter है मैंने 2 वीडियोस में बनाया क्योंकि this is very important chapter and मैं कोशिश करती हूँ कि एक ही वीडियो में सारा चैप्टर बना दूँ क्योंकि उससे बच्चों को कंसंट्रेशन रहता है. मैंने लास्ट वीडियो 40 मिनट्स में पढ़ाई थी. 40 मिनट्स का देखो आपका एक पीरियड होता है. ऐसा नहीं है कि मैं बीच में से कुछ छोड़ देती हूँ. मैं चैप्टर का एक भी पार्ट नहीं छोड़ती हूँ, पूरा डिटेल में पढ़ाती हूँ. एंड आई अश्योर यू कि अगर तुमने मेरी सारी वीडियोज़ देख ली तो हमारे फुल मार्क्स आएंगे ही आएंगे. और नोट्स की टेंशन तुम्हें नहीं लेनी है बिल्कुल भी. हर एक चैप्टर का हैंड रिटन नोट्स तुम्हें मेरी ब्लॉग साइट पे मिलेंगे. मैंने पहले भी बताया था, तो ब्लॉग साइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके नोट्स लो, फोटोकॉपी कराओ, स्क्रीनशॉट लो, कुछ भी करो, पढ़ना स्टार्ट कर दो. एंड दूसरी चीज़, कॉमर्स वाले बच्चे प्लीज़ यार अपने सारे फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियो को शेयर कर दो. मेरे को बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं हिस्ट्री पढ़ाओ, ज्योग्राफी पढ़ाओ, सोशियोलॉजी पढ़ाओ, बट आई एम टेकिंग वर्थ फॉर यू. मैं चाहती हूँ कि पहले मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा दूँ, तो प्लीज़ जल्दी से शेयर करो. आई ऑल्सो नीड सम मोटिवेशन. तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड लाइक ज़रूर कर देना. और कोई भी क्वेरी हो, कई बार ऐसा होता है, देखो तुम चैप्टर पहली बार में पढ़ोगे तुम्हें समझ में नहीं आएगा, पहली बार इकोनॉमिक्स पढ़ो, धीरे धीरे आएगा. तो कमेंट करके कोई भी प्रॉब्लम हो पूछ लो, इंस्टाग्राम पे DM करके पूछ लो. इंस्टाग्राम ID का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको. और कोई भी प्रॉब्लम हो पूछ सकते हो. तो अगर एक बारी में तुम्हें चैप्टर समझ में नहीं आया तो प्लीज़ डीमोटिवेट मत होना. दूसरी बारी में पढ़ोगे, गारंटेड कह रही हूँ कि तुम्हें समझ में आ जाएगा. ठीक है. और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आई एम देयर फॉर यू. सो विद दिस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय बाय.